नमस्कार, मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले सौर मंडल है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। हर एग्जाम में सौर मंडल से क्वेश्चन आते रहते हैं, या तो ग्रह उपग्रह से रिलेटेड या फिर सन से रिलेटेड, तो कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से बनता ही रहता है। और ये जो है यूपी ट्रिपल एससी प्लस एसएससी का ये फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने मैप बनाया है, बीच में सेंटर में सन है और इसके चारों तरफ जो उपग्रह हैं इनका सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो इनको एक क्रम से मैंने यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया है। प्लस देखिए, मैंने इनका जो आकार है ना उसके हिसाब से भी मैंने यहाँ पर दर्शाया है। जैसे बुध सबसे छोटा है, तो देखिए मैंने यहाँ पर सबसे छोटा बनाया है। ठीक है, तो शुरुआत के जो चारों ग्रह हैं ये छोटे क्रम के ग्रह हैं, है ना, और लास्ट के जो चारों ग्रह हैं ये बड़े क्रम के हैं, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर उनको दर्शाया है। तो सबसे पहले आइए मैप का अध्ययन करते हैं, उसके बाद हम बारीकी से एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर सेंटर में सूर्य है, ठीक है, और जो ग्रह हैं एक क्रम से हैं, एक क्रम से इनकी परिक्रमा करते हैं। तो सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, फिर मंगल है। मंगल को देखिए लाल ग्रह बोला जाता है, इसलिए मैंने इसको रेड से दर्शाया है। फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। और एक और ग्रह था यम, जिसको 2006 में ग्रहों की परिभाषा मतलब चेंज कर दी गई, तब से उसको हटा दिया गया। ठीक है, उसको एक बौने ग्रह के रूप में रख दिया गया, जो 9वां ग्रह पहले 2006 से पहले होता था। क्योंकि देखिए, जो ग्रह है ना, तो ग्रह का एक मानक होता है को अपने रास्ते में से जब ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं ना, तो किसी से टकराते नहीं हैं। लेकिन ये जो यम था, जो जिसको बौना ग्रह की श्रेणी में डाला गया, यह परिक्रमा करते हुए ना कई चीज़ों से मतलब आपस में टकराने लगता था, इस वजह से उसको हटा दिया गया। देखिए, सबसे जो बड़ा ग्रह है वह बृहस्पति है। इस सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति है, ठीक है। और लाल ग्रह मंगल को बोलते हैं। सबसे पास में जो ग्रह है बुध है, और अरुण जो है सबसे दूर ग्रह है। देखिए, आप यहाँ पे मैप से देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही आपको सिर्फ मुंह से बताऊंगा तो हो सकता है कि भाई उसको रटना काफ़ी मुश्किल हो, लेकिन यहाँ पर आप प्रत्यक्ष रूप से देख भी सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें मैपिंग की है और मैप के हिसाब से बता रहा हूँ। देखिए, जो शुरुआत के 4 ग्रह हैं इनको आंतरिक ग्रह बोला जाता है, ठीक है, आंतरिक ग्रह बोला जाता है। ये छोटे ग्रह होते हैं, प्लस उसके बाद इनका घनत्व ज़्यादा होता है, यानी भारी पदार्थ के बने होते हैं, ठीक है। वहीं इसके जस्ट अपोजिट जो लास्ट के 4 ग्रह होते हैं ये काफ़ी बड़े होते हैं इन चारों की तुलना में। इनको बाह्य ग्रह बोला जाता है, ठीक है, और इनका जो मटेरियल है हल्के पदार्थों से बना होता है, ठीक है, समझ में आया। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो ये पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं वो पूरब से पश्चिम की तरफ नाचते हुए अपना परिक्रमा करते हैं। इसलिए इन दोनों ग्रहों पे, शुक्र और अरुण पे, जो सूर्योदय होगा तो वहाँ पे पश्चिम की दिशा में होगा, ठीक है। और ये जो 6 के 6 ग्रह बचे, शुक्र और अरुण को छोड़ करके, ये जो है सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की तरफ करते हैं, है ना, पश्चिम से पूरब की तरफ। इस वजह से इन ग्रहों पर अगर सूर्य उगेगा, सूर्योदय होगा तो पूरब की दिशा से, है ना, यानी पूरब दिशा में सूर्योदय होगा। तो ये चीज़ें जान लीजिए, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शुक्र और अरुण है ना, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ दोनों गति करते हैं। आगे से भी ये देखिए दूसरे नंबर पर, पीछे से भी दूसरे नंबर पर, इतना याद रख लीजिएगा आप लोग। अब आइए शुरू करते हैं। देखिए, 2006 से पहले प्लूटो यम नाम का एक 9वां ग्रह माना जाता था, ठीक है। अब ग्रह का दर्जा समाप्त करके इसको 52वें ग्रह में शामिल कर दिया गया, ठीक है ना। अब ग्रह नहीं रहा ये, अभी वर्तमान में यह काफ़ी दूर कुइपर बेल्ट में स्थित हो गया है, ठीक है, कुइपर बेल्ट वहाँ पे हो गया है। देखिए, तारा किस चीज़ के बने होते हैं? तारा जो है हाइड्रोजन प्लस हीलियम के बने होते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन जो है ये हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है, तो जितना ही हीलियम में कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन, उतना ही सूर्य में ऊर्जा बनती रहेगी, ठीक है ना। तो सारा जो स्रोत है ना ऊर्जा का, तो हाइड्रोजन से हीलियम बनने का ही है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है लगभग में 74%, हीलियम 24 या 25%, प्लस 1 या 2% अन्य तत्व होते हैं किसमें? तारे में। सौरमंडल में देखिए क्या क्या हो सकते हैं। इस ब्रह्मांड में हजारों लाखों नहीं करोड़ों सौरमंडल हैं, है ना, यानी बहुत सारे सूर्य हैं और उनका खुद का मतलब उनके ग्रह हैं, उपग्रह हैं, चंद्रमा है, ठीक है, उल्का पिंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक खुद का मतलब वो अपना सौरमंडल बनाए हुए हैं। तो जो हमारा सौरमंडल में
हमारा क्या मतलब सभी सौर मंडल में देखिए कि क्या क्या हो सकते हैं। एक सूर्य होगा, फिर उसके उपग्रह होंगे, क्षुद्र ग्रह होंगे, उल्का पिंड होंगे, धूमकेतु, गैस और धूल, चंद्रमाएँ होंगी, प्लस उसके बाद ग्रह होंगे। तो ये सारी चीज़ें एक सौरमंडल में ज़रूर होती हैं, ठीक है। हमारे सौरमंडल में देखिए 8 ग्रह हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हैं ही, प्लस 8 ग्रह हैं। अब थोड़ा सा हम सूर्य के बारे में देख लेते हैं, है ना। देखिए सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसको फोटोस्फीयर या फिर प्रकाश मंडल बोलते हैं। देखिए अगर हम एक क्रम से बात करें, यानी पहले सूर्य से अगर हम दूरी के आधार पर अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले केंद्र में फोटोस्फीयर होता है, फिर उसके आगे क्रोमोस्फीयर, फिर उसके बाद कोरोना। ये क्रम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले फोटोस्फीयर, फिर क्रोमोस्फीयर, फिर कोरोना, ठीक है। और सूर्य में जो निरंतर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन है, यानी जो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती रहती है, इससे ऊर्जा निकलता रहता है, ठीक है ना। देखिए हाइड्रोजन बम जो है वह नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित है, ठीक है। और परमाणु बम जो है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए सूर्य ग्रहण के समय अंगूठी के भांति दिखाई देने वाला चमक ही कोरोना है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए मैंने बनाया है, ये सूर्य है, ठीक है, बीच में चंद्रमा आ गया, ठीक है। और ये दोनों तरफ ये चारों तरफ ये है, बीच वाला दिखाई दे रहा है, इसी को कोरोना बोलते हैं। या फिर एक चीज़ और जान लीजिए, इसकी परिभाषा एकदम आसान भाषा में, कि सूर्य के चारों ओर उपस्थित वायुमंडल को वायुमंडल को कोरोना बोलते हैं। सौर कलंक क्या है? देखिए प्रत्येक 11 वर्षों में बनता बिगड़ता है, 11 वर्षों में बनता बिगड़ता है। फोटोस्फीयर का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं कहीं 5700 डिग्री सेंटीग्रेड भी दिया रहता है। और सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। सोच लीजिए, ये तो मैंने फोटोस्फीयर का तापमान बताया है ऊपर का, लेकिन जो केंद्र का तापमान होता है सूर्य का 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। और तारों की जो अनुमानतः जीवन अवधि होती है वह लगभग में 10 अरब वर्ष है ना। सूर्य क्या एक तारा ही तो है, तो सूर्य की जो वर्तमान आयु है 5 अरब वर्ष है, यानी कि सूर्य जो है अभी 5 अरब और जिएगा। जिस दिन पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा उस दिन तारा या फिर सूर्य मर जाएगा, है ना। तो जब तारा या सूर्य मरता है तो उसमें बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिसको बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। जो बड़े बड़े तारे होते हैं ना, तो वो जब विस्फोट करते हैं तो वो सुपरनोवा विस्फोट करते हैं, ठीक है। तारे भी कई प्रकार के होते हैं, लाल तारा, पीला तारा, और उसके बाद नीला तारा, दानव तारा, तारे कई प्रकार के होते हैं। जो सबसे तेज चमकने वाले तारे होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है ना, तो वह नीला तारा में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, यानी वो अभी जवान तारा रहते हैं। जो पीला तारा होते हैं वो एक तरह से देखा जाए तो प्रौढ़ावस्था हो जाता है। जो लाल तारा होते हैं वो बुढ़ौती वाले यानी बुढ़ापे वाले तारे हो जाते हैं। जैसे आपको उदाहरण दे रहा हूँ, देखिए आप जब आग जलाएंगे, जब आप चूल्हा जलाएंगे तो उसमें से जो लौ निकलेगी ना तो लाल निकलेगी, तो वो उतना ज़्यादा तेज मतलब हीट आग नहीं रहती है। लेकिन जब आप गैस जलाएंगे तो उसमें एकदम नीली नीली पूरा एकदम ऊपर जलता है, पूरा नीला जलता है गैस, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गैस वाला तापमान है, जो गैस वाली आग है, वह चूल्हे वाले मैंने कोयले की आग, लकड़ी और उपले की आग से भी कहीं ज़्यादा वो है, ज़्यादा हीट है, गर्म है। तो वही चीज़ें दिखाता है कि नीला तारा ये काफ़ी गर्म होता है ना। अब पीला तारा मैंने बोला कि प्रौढ़ावस्था, लगभग में वो अपनी आधी उम्र समाप्त कर चुका होता है, आधा से ज़्यादा। और जो लाल तारा है, यानी कि आप देखते होंगे जब सूर्य शाम को सूर्यास्त होता है तो कैसा हो जाता है, एकदम लाल हो जाता है ना, यानी कि उसका बुढ़ापे वाली स्थिति आ जाती है। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि सबसे ज़्यादा तापमान किस तारे में या फिर किस तारे में होता है, तो नीला तारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, है ना। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10^12 किलोमीटर। इसी को बोलते हैं, अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 9.46 गुणे 10^15 मीटर, है ना। यहाँ देखिए 12 ऊपर पावर के 12 लगा है तो किलोमीटर में है, अब मीटर में चेंज करना होगा तो ये 15 कर देंगे।
और एक पारसेक पारसेक जो है प्रकाश वर्ष की सबसे बड़ी इकाई है। यानी दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। एक पारसेक में 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। सोचिए, अब प्रकाश और जो प्रकाश है उसकी चाल कितनी होती है आपको भी पता है ना? तो अब समझ लीजिए कि एक पारसेक जो है तो कितना हो गया। देखिए, ग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह होते हैं इनका ये खुद से नहीं चमकते, इनके पास कोई अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं और ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। बृहस्पति, देखिए 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। ठीक है, और इसके पास इसका एक उपग्रह है गैनीमेड। यह इस सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, इसका बृहस्पति का उपग्रह। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए हम ग्रह आकार में अवरोही क्रम के आधार पर देखेंगे। ग्रह आकार में अवरोही क्रम के आधार पर, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में एकदम छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ठीक है, बुध सबसे छोटा है, बृहस्पति सबसे बड़ा है ना? तो जो लास्ट के 4 ग्रह थे देखिए वो क्रम से ही रख दीजिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जो लास्ट के 4 ग्रह हैं वो क्रम से ही रख लीजिए, पहले बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे याद करें में आसानी होगी। उसके बाद आपको अपनी पृथ्वी याद है, पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल, और सबको पता है बुध सबसे छोटा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए सूर्य के नज़दीक के 4 ग्रह, इनकी विशेषता देख लीजिए। जो सूर्य के नज़दीक के 4 ग्रह हैं कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इनको आंतरिक ग्रह बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? आंतरिक ग्रह। और ये भारी पदार्थ के बने होते हैं, इसलिए से इसमें घनत्व अधिक होता है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर भारी पदार्थ के बने होंगे तो उनके अणु चिपके होते हैं, है ना, यानी ठोस होंगे, इस वजह से घनत्व अधिक होगा। ठीक है, और ये छोटे होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको रटने याद करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि भारी पदार्थ के बनेंगे तो सिंपल सी बात घनत्व अधिक होगा, वहीं हल्के पदार्थ के बने होंगे तो घनत्व कम होगा, है ना? तो ये छोटे होते हैं। और सूर्य से दूर जो 4 ग्रह होते हैं उनको बाह्य ग्रह बोला जाता है, यानी बाहरी ग्रह। ठीक है, और ये हल्के पदार्थ के बने होते हैं, यानी गैस के, धूल के, इन्हीं चीज़ के बने होते हैं। तो जब हल्के पदार्थ के बनेंगे तो सिंपल से बात है घनत्व इसका कम होगा, है ना? तो घनत्व कम, और ये बड़े होते हैं। मैंने बताया लास्ट के जो 4 ग्रह हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं इनकी तुलना में। अब सूर्य से क्रमशः दूरी के आधार पर ग्रह, यानी सूर्य से दूरी के आधार पर, तो पहले बुध हो गया, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है ना, ये दूरी के आधार पर। इसमें से अरुण और शुक्र ये पूरब से पश्चिम की ओर सूरज का चक्कर लगाते हैं, है ना? और उसके अलावा बुध हो गया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण, ये 6 ग्रह पश्चिम से पूरब की तरफ सूरज का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, देखिए तो शुक्र व अरुण ये पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, और जबकि अन्य 6 ग्रह क्या है, ये पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, यानी इन दोनों ग्रहों पे जो सूर्योदय होता है ये पश्चिम दिशा से होता है, और अन्य ग्रहों पे जो सूर्योदय होता है पूरब दिशा से होता है। देखिए बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, अन्य सारे ग्रहों के पास उपग्रह है, लेकिन बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा, है ना? और मंगल का उपग्रह क्या है? फोबोस और डिमोस। ठीक है, और इसका बृहस्पति का उपग्रह क्या है? गैनीमेड है। ध्यान दीजिएगा इसको। मंगल ग्रह का उपग्रह फोबोस और डिमोस। देखिए ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाली ऑब्जेक्ट या वस्तु को क्या बोलते हैं? उपग्रह। उपग्रह जो हैं कृत्रिम भी हो सकते हैं, यानी मानव द्वारा भी बनाए जा सकते हैं, बनाकर भेजे गए हो सकते हैं, प्लस या तो वो प्राकृतिक भी हो सकते हैं। प्राकृतिक में उपग्रह के जैसे कि हमने देखा चंद्रमा, इसको मानव ने नहीं बनाया है, लेकिन मानव ने भी बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह बना करके उसमें अंतरिक्ष में छोड़े हैं। ठीक है, सैटेलाइट हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई जो पृथ्वी के साथ चक्कर लगाती है, वो भी उपग्रह है, तो वो कृत्रिम उपग्रह हो गई। गैनीमेड देखिए बृहस्पति का उपग्रह है और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है? डेमोस है, डेमोस या फिर डायमस। यह जो है डेमोस,
या मंगल ग्रह का है, मंगल ग्रह का उपग्रह है ना। देखिए ये रहा डिमोस, मंगल ग्रह का उपग्रह। टाइटन उपग्रह ये शनि का उपग्रह है ना, शनि ग्रह का उपग्रह है। और ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, पहला गैनीमेड है और दूसरा टाइटन, ठीक है। और देखिए शनि ग्रह के चारों ओर तस्तरी नुमा छल्ले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तस्तरी नुमा छल्ले। एक मिनट दोस्तों, अच्छा थोड़ा सा और रह गया है ना, तो देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे वायुमंडल, सभी ग्रहों के पास वायुमंडल होते हैं लेकिन सिर्फ बुध को छोड़ करके, बुध के पास कोई वायुमंडल नहीं होता। एक चीज और जान लीजिए, बुध और शुक्र दोनों के पास उपग्रह भी नहीं होता, है ना। दोनों के पास उपग्रह नहीं होता, ना बुध के पास ना शुक्र के पास। लेकिन शुक्र के पास यहाँ वायुमंडल है लेकिन बुध के पास वायुमंडल नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद टालेमी ने पृथ्वी को केंद्र बताया था, सॉरी टालेमी ने बताया था केंद्र में पृथ्वी है, ठीक है। और कापरनिकस ने बताया था 1543 में कि सूर्य जो है ये ब्रह्मांड के केंद्र में है, ठीक है। टालेमी ने ये बताया था कि पृथ्वी जो ब्रह्मांड के केंद्र में है, और कापरनिकस ने ये बताया 1543 में कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है। और अरस्तु ने सर्वप्रथम पृथ्वी को बताया कि पृथ्वी कैसी है? गोलाकार है, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, 13.7 अरब वर्ष पूर्व। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत था वह जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। और क्या दिया था? बिग बैंग की घटना, है ना। इन्होंने ये बताया था कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई थी बिग बैंग घटना के कारण हुई थी, यानी ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ था। यानी आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हमारा ब्रह्मांड इतना छोटा सा गेंद के बराबर था और उसमें अचानक से उच्च घनत्व और तापमान के कारण पूरा फट गया, है ना। यानी पूरा जो गेंद था पूरा ऐसे फटा और फट करके चारों तरफ फैलने लगा। और आज भी माना जाता है को ब्रह्मांड में फैल रहा है, ठीक है। आकाशगंगा गैलेक्सी, देखिए आकाशगंगा कोई गैलेक्सी बोलते हैं। और जो हमारी आकाशगंगा है ना वो सर्पिलाकार है, एग्जाम में पूछता है हमारी आकाशगंगा कैसी है? सर्पिलाकार है। इसमें देखिए असंख्य तारों का समूह होता है, असंख्य तारों का समूह। आर्यन नेबुला, देखिए हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का समूह है, ठीक है। आर्यन नेबुला जो है सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। हाइड्रा सबसे बड़ा ज्ञात तारामंडल है। उसके बाद उल्का क्षुद्रग्रह के टुकड़े तथा धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए ये धूलकण होते हैं, ठीक है। उसके बाद धूमकेतु आ गया। देखिए गैस एवं धूल के संग्रह हैं जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ के साथ प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखते हैं, है ना। रात में आप लोग देखते होंगे ये लोग काफ़ी गिरते बहराते हैं, है ना। तो धूमकेतु, उल्कापिंड, ये सारी चीज़ें आप लोग क्रियाएं देखते होंगे नाइट राइड में, खासकर गर्मियों में। पृथ्वी के निकटतम तारे कौन कौन से हैं? सूर्य और प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये दोनों तारे ऐसे हैं जो पृथ्वी के निकट हैं। और सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 14.70 करोड़ किलोमीटर। अधिकतम दूरी 15.21 करोड़। और मध्यम दूरी या फिर औसत दूरी 14.98। अब सुनिए इसका न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी, मध्यम दूरी का क्या मतलब? देखिए जो पृथ्वी है ना वो सूर्य का चक्कर लगाती रहती है ना, सूर्य का चक्कर लगाती है, 365 दिन में लगा लेती है, 366-65 दिन में। तो जब एक समय ऐसा आता है कि नाचते नाचते, मान के चलिए ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, मान के चलिए ये सूर्य है, ठीक है, ये पृथ्वी है हमारी, इसका ढक्कन पृथ्वी है। तो ऐसे ऐसे नाचती रहती है ना, ऐसे ऐसे करके नाचती रहती है, यानी इसका चक्कर लगाती है। तो एक समय ऐसा आता है कि ये सूर्य के करीब पहुंच जाती है, तो उस समय इसकी न्यूनतम दूरी होती है यानी 14.70 करोड़ किलोमीटर। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे नाचने लगती, नाचती नाचती, फिर एक समय ऐसा आता है कि मध्यम दूरी हो जाती है ना, मध्यम दूरी, तो 14.98 करोड़ किलोमीटर। और एक समय ऐसा आता है कि वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर रहती है ना, यानी मान के चलिए इधर, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर। तो इस चीज़ को समझ गए होंगे मुझे लग रहा है कि न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी और मध्यम दूरी, यानी कि जब पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही तो सिंपल सी बात है, कभी दूर कभी दूर हो जाएगी तो कभी पास में हो जाएगी, है ना। तो वही सारा कॉन्सेप्ट है। देखिए क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाए जाने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, ठीक है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अब वन लाइनर MCQ टाइप का है, इसको देख लीजिए। सबसे बड़ा ग्रह
बृहस्पति बृहस्पति सबको पता है। छोटा ग्रह सबसे बुध। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध होता है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह वरुण है ना, अरुण के बाद वरुण। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है, शुक्र। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र। सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र। भोर का तारा शुक्र। सांझ का तारा शुक्र। पृथ्वी के बहन शुक्र, ठीक है, पृथ्वी के बहन शुक्र। सबसे अधिक ठंडा ग्रह वरुण, क्योंकि देखिए यह सूर्य से सबसे दूर है, एकदम लास्ट में है ना, ये 8वां उपग्रह है, सॉरी हाँ 8वां ग्रह है। सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस, सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस, इसी को डार्क स्टार बोलते हैं। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल ग्रह। नीला ग्रह पृथ्वी, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पृथ्वी पर पानी है, समुद्र है, इस वजह से ऊपर इस वजह से वो नीला दिखाई देती है। हरा ग्रह वरुण को बोलते हैं, वरुण को, ठीक है। विशाल लाल धब्बों वाला ग्रह बृहस्पति। एक दो और है, अरुण, अरुण को लेटा ग्रह बोलते हैं, लेटा ग्रह बोलते हैं। उसके बाद सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है? तो शनि ग्रह के पास है। कितने हैं? वर्तमान में 82 है। अभी ये हाल का खोज है, ठीक है। तो शनि ग्रह से पहले बृहस्पति के पास सर्वाधिक उपग्रह होते थे। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इसी पे वीडियो स्टॉप करते हैं। ध्यान रखिएगा अपना, धन्यवाद।